एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और आप चाहते हो इस कम समय में आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम पता चल जाए या फिर आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स पता चल जाए जिनको आप पढ़कर अपनी बोर्ड एग्जाम में फोड़ सको, या फिर कह सकते हो कम समय में कुछ मिनिमम चैप्टर्स पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। बट आज हम बात करने वाले उसी टॉपिक के ऊपर जो कि है आपके मार्क्स पैट 1 और मार्क्स पैट 2 यानी कि मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आप पढ़कर अपनी बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। यस, इट इज़ पॉसिबल। आपके बोर्ड एग्जाम में आप मिनिमम चैप्टर्स पढ़ के भी आउट ऑफ ला सकते हो, क्योंकि आपके बोर्ड ने हर चैप्टर का वेटेज फिक्स कर दिया है। यानी कि अगर जिस चैप्टर का वेटेज हाई होगा उस चैप्टर से आपको पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट। और अगर उन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़कर जाते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप उन चैप्टर्स की मदद से अपनी बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाओ, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहले आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हाई वेटेज चैप्टर्स ऑफ मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2 की। तो अगर मैं तुम्हारे पेपर पैटर्न की बात करूँ, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं तुम्हारे पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो, तुम्हारे पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है। तुम्हें 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो होते हैं ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की बात करूँ तो उसमें आपको मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें आते हैं 4 क्वेश्चन एक एक मार्क के लिए, यानी कि आपको चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की बात करूँ तो उसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको चारों के चारों सॉल्व करने होते हैं और वो आते हैं एक एक मार्क के लिए, यानी कि आपको टोटल मिलते हैं 4 मार्क्स अगर आप चारों के चारों सॉल्व करते हो। मतलब यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 टोटली पूरा का पूरा सॉल्व करते हो तो आपको मिलते हैं 8 मार्क्स, ठीक है। देन अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ए पार्ट की बात करूं तो उसमें मिलती है आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, जिसमें आपको 3 एक्टिविटीज़ दी जाती है और आपको सॉल्व करनी पड़ती है 2 एक्टिविटीज़, राइट। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ आपको 2 एक्टिविटीज सॉल्व करनी है और 2 एक्टिविटीज सॉल्व करने के बदले आपको बोर्ड देता है 4 मार्क्स, ठीक है। देन अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बी की, तो इसमें आपको मिलते हैं 5 सब क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करने होते हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। 5 में से 4 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करो, अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा ये क्वेश्चन ईजी पड़ता है, ठीक है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मत जाना, नहीं तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर पहले से ही लेंदी होता है। कैलकुलेशन इतनी सारी होती है कि अगर तुम उसमें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर देते हो तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको समय नहीं मिल पाता, राइट। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 टोटली सॉल्व करते हो तो आपको मिलते हैं 12 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हो तो आपको मिलते हैं 12 + 8, यानी कि कितने मार्क्स मिलेंगे भाई? 12 + 8 कितना होता है बताओ ज़रा? आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने पर मिलेंगे आपको 20 मार्क्स। देन अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 के एक पार्ट की बात करूँ तो उसमें आपको मिलती है 2 एक्टिविटी, जिसमें से आपको कोई भी एक कंप्लीट करनी होती है, वो होती है 3 मार्क्स के लिए, यानी कि दोनों में से कोई एक आप एक्टिविटी कंप्लीट करते हो तो आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। देन अगर आप बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की, तो इसमें आपको 4 सब क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपको मिलते हैं इस पर 3 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का आता है क्वेश्चन नंबर 3 के बी में, यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको मिलते हैं 6 मार्क्स। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा सॉल्व कर पाते हैं तो आपको मिलते हैं कितने भाई? 6 और 3 9 मार्क्स, 9 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हो तो आपको मिलते हैं 29 मार्क्स, ओके। देन अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से 3 सब क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं। उसमें आपको मे बी थ्योरम पूछा जाएगा या फिर डेरिवेशन पूछा जा सकता है या फिर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको मिलते हैं ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पर 8 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन आपको मिलता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें मिलते हैं आपको 2 सब क्वेश्चंस जो कि थोड़े से लेंदी हो सकते हैं या फिर बोल सकते हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में इजी ही होते हैं, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि आप पेपर क्लियर कर जाओ। इसलिए क्या होता है, बोर्ड आपको क्वेश्चन ईजी ही देगा आपके लेवल के हिसाब से। तो देखो, यहाँ पर आते हैं 2 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना होता है और ये मिलते हैं, इसको सॉल्व करने पर आपको 3 मार्क्स। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हो, यानी कि पूरे के पूरे सॉल्व कर लेते हो,
तो आपको मिलते हैं 40 आउट ऑफ 40। अब 40 आउट ऑफ 40 अचीव कैसा करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कौन से चैप्टर्स पढ़ सकते हो आप, अपने कम समय बचा हुआ है आपके पास में, तो आप कौन से चैप्टर्स कवर करके भी 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो तुम्हारा मैथ्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है तुम्हारा मैथ्स पार्ट 1 जिसमें आपको अलजेब्रा पूछा जाता है। देन अगर मैं बात करूँ आपके मैथ्स पार्ट 2 की तो उसमें पूछा जाता है आपको ज्योमेट्री, जो कि 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यानी कि मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 आपको 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यानी कि ओवरऑल आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स का थ्योरी बेस्ड, और 20 मार्क्स मिलते हैं आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मैथ्स पार्ट 1 के हाई वेटेजेस चैप्टर की, यानी कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा हाई है। और उसके बाद में बात करेंगे अगर आपके पास में कम समय बचा हुआ है तो आप कौन से चैप्टर्स पहले करके अपना टाइम बचा सकते हैं और बोर्ड में जाकर फोड़ कर आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ बच्चे के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट भी हो सकते हैं क्योंकि उसने साल भर पढ़ाई तो की ही है, बट कुछ चैप्टर्स भी नहीं किया होगा। किसी बच्चे ने कुछ भी पढ़ा होगा नहीं, और कुछ बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा होगा। राइट, मतलब कुछ बच्चा होगा जो 0 लेवल पर होगा और कुछ बच्चा होगा जो थोड़ा मीडियम लेवल पर होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आपके ये चैप्टर्स पढ़ के हो गए हैं तो आप ट्राई करो कि आप नया चैप्टर पढ़ो। ठीक है, और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये यहाँ पर ध्यान दें। देखो यहाँ पर जो आपका चैप्टर वाइज वेटेज है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है विथ ऑप्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है विथ ऑप्शन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको पूछी जाती है 12 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। यानी कि अगर मैं इस लिस्ट में से हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट निकालूं तो मुझे मिलते हैं 3 चैप्टर्स जो कि है मेरे हाई वेटेज चैप्टर्स, जो कि है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, या फिर क्या बोल सकते हो स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत होगी, उनका ये पढ़ के नहीं हुआ होगा, या फिर उनका पढ़ के हो भी गया होगा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। मेरी बात मानो तो ये बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं आपके लिए, बट अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये बता देता हूँ। सुनो, सबसे पहले आपको मैथ्स पार्ट 1 में यानी कि अलजेब्रा के अंदर आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी चैप्टर है। क्यों अलजेब्रा के अंदर, ध्यान सुनना, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मीन फार्मूला वगैरह याद रखना पड़ता है, फ्लो चार्ट याद रखना पड़ता है, पाई डायग्राम बनाना याद रखना पड़ता है, ग्राफ याद करना पड़ता है, मतलब ग्राफ बनता कैसा ये सब याद रखना पड़ता है, बस हो गया। और इसी के ऊपर से आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाता है। बस इसमें जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके मीन फार्मूले के ऊपर। तो आपको 3 तरीके के मीन फार्मूले मिलते हैं आपके कॉपी के अंदर, बस उन्हीं को याद रख लेना और आंसर मतलब अप्लाई करके आंसर निकाल लेना, बस यही होता है। बस ध्यान रखना कि आप स्टेप वाइज क्या करो, क्वेश्चन का आंसर लिखो, क्योंकि आपका जो मैथ्स का पेपर होता है वो स्टेप वाइज मार्किंग के ऊपर होता है। देन अगर बात करूँ आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाए तो आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मेरी बात मानो बहुत इजी चैप्टर होता है, क्योंकि ये होता है गैम्बलिंग से रिलेटेड। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेट्स के ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि अगर आप क्या बोलते हो, कॉइन को टॉस करते हो तो कितने बार पॉसिबिलिटीज बनती है कि हेड आए, टेल आए, हिट टेल आए। दो कॉइन्स को टेल टॉस करते हो तो आपको पूछा जाता है कि कितने बार हेड टेल आएगा, ये सब कॉम्बिनेशन कितने बार आएगा, यही से पूछा जाता है बस। और सिर्फ आपको मैथ्स के पेपर में मैं अगर बताऊँ, जेन्युइनली बताओ तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना आपके बोर्ड के पेपर में मैथ्स के कि आप स्टेप वाइज क्वेश्चन के आंसर लिखो, क्योंकि जो आपके बोर्ड के पेपर की एग्ज़ाम की जो मार्किंग होती है वो होती है स्टेप वाइज मार्किंग। तो आप कोई भी स्टेप वाइज में मार्किंग में कोई भी दिक्कत मत करना, मतलब कि कोई भी स्टेप मत छोड़ना आंसर लिखते समय। ठीक है, देन अगर आपका प्रोबेबिलिटी पढ़ के हो जाता है तो आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये बहुत इजी चैप्टर होता है, बेसिक चैप्टर होता है। ठीक है, और इसमें ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिटर्मिनेशन मेथड पूछी जाती है, बस इनको सबको बस समझना होता है और अप्लाई करना होता है। बस लीनियर इक्वेशन को तुम ढंग से समझ लो, तुम्हारे लिए ये चैप्टर इजी हो जाएगा, बहुत इजी होता है। बस इसमें जब प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। किसके ऊपर आती है भाई? वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आती है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको इंटरप्रेट करने का सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। क्या करो? वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और बोर्ड में चले जाओ। यानी कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन से किस तरीके की हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगर आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कंप्लीट हो जाता है तो आपको जाना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ईजी चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एपी
सीरीज़, अर्थमेटिक सीरीज़ यानी AP सीरीज़ हो गया, GP सीरीज़ हो गया, इसके ऊपर ध्यान देना होता है। इसमें आपको मिलता है सम फार्मूला, ठीक है, जनरल टर्म्स मिलती है, सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा n क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ n क्या होगा, समेशन ऑफ n क्या होगा, ये सब के फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करने हैं और निकालना है आंसर। यानी कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जितनी भी रो है, यानी कि एक रो में एक रो में 10 सीट है और आने वाले, और देखो एक रो में 10 सीट है तो आने वाली जो पीछे की जो 5 सीट्स है उनमें कितनी टोटल सीट्स होगी, तो उसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अगर मैं बात करूँ आपके मैथ्स पार्ट 2 के चैप्टर वाइज वेटेज की, तो उसमें आपको सिमिलरिटी जो होता है वो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर बात अगर पाइथागोरस थ्योरम की तो वो 7 मार्क्स के लिए। सर्कल जो होता है वो हाइब्रिड चैप्टर होता है जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी जो होता है वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री 7 मार्क्स के लिए। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और मेंसुरेशन जो होता है वो होता है 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है विद ऑप्शन, ठीक है। अब सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता दो, ध्यान से सुनना। अगर जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं जमती, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ रही है या फिर अच्छे तरीके से नहीं जमती, ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, आधा चैप्टर ही पढ़ो। क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री का आधा चैप्टर ही करो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप उसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद करके जाओ, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसे वाले फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक बार अच्छी तरीके से देख लो या फिर सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, ओके। प्रूव दैट वाले चक्कर में पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि प्रूव दैट वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है, और लॉजिक हर बच्चे की बस की बात नहीं होती है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जो तकलीफ देता है वो होता है आपका प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, तो उनको स्किप करके जो बचा हुआ चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में उसको कवर कीजिएगा, ठीक है। बट ये होता है लो वेटेज कैटेगरी का चैप्टर। अगर मैं बात करूँ हाई वेटेज कैटेगरी के चैप्टर्स, तो मुझे मिलते हैं फिर से 3 चैप्टर्स जो कि है सिमिलरिटी, सर्कल एंड मेंसुरेशन। ये होते हैं आपके हाई वेटेजेस चैप्टर, ओके। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हें ज्योमेट्री में मास्टरी हासिल करनी है, यानी कि तुम्हें ज्योमेट्री में आउट ऑफ मार्क्स को अचीव करना है कम से कम समय में, तो आपको ये सीक्वेंस से पढ़ना होगा। ध्यान सुनना, सबसे पहले तुम्हें करना है मेंसुरेशन। क्या करना है, मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझना है। देखो, मेंसुरेशन बहुत इजी चैप्टर होता है। इसमें तुमको डायग्राम दी जाएगी, समझ लो तुमको एक सिलेंडर की डायग्राम दी है, तुमको पूछेगा इसका वो एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, इसका सर्कमफरेंस बताओ। बस तुम्हें इस चैप्टर में याद रखना होता है, वो होता है तुम्हारा फॉर्मूलेज। बस ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसीलिए ये इजी टू कवर होता है और बहुत इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हो, और ये हाई वेटेज कैटेगरी में भी आता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। देन अगर मैं बात करूँ मैं आपके सिमिलरिटी वाले चैप्टर की, देन आपको जो मेंसुरेशन के बाद पढ़ना है वो है सिमिलरिटी। इसमें आपको ध्यान रखना है आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, यानी कि थ्योरम्स के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, थ्योरम्स और के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान देकर पढ़ना है, क्योंकि आपके ज्योमेट्री के पेपर में आपको थ्योरम्स पूछी जाती है और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन अगर आपका सिमिलरिटी कंप्लीट हो जाता है तो आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन ये सब याद होना चाहिए, स्लोप फार्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब क्वेश्चंस और इनके एप्लीकेशंस आपको याद होने चाहिए अगर आपको कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री में अच्छे तरीके से क्या करनी है, मास्टरी हासिल करनी है, ठीक है। आपको मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस में ही पढ़ना है अगर आपके पास में कम से कम समय बचा हुआ है तो। देन कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत इजी चैप्टर होता है। ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, इसमें तुमको दे दिया जाएगा कंपास यानी कि डिवाइडर, और उससे बोलेगा तुमको आर्क खींचो या फिर टेंजेंट खींचो, बस यही होता है, यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता तुम्हारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, जिससे कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिर्फ इतना बोलेगा, या तुम्हें एक पेपर दे दिया जाएगा, इसमें बोलेगा तुमको एक आर्क निकालो, यहाँ से आर्क निकालो, यहाँ से टेंजेंट खींचो, बस हो गया, ओके। देन आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिनको जमती है वही करो भैया, नहीं तो नहीं जमती प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन तो उनको छोड़कर बचा हुआ जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको कवर कर लो। बस ये हो गया तुम्हारा एक परफेक्ट सीक्वेंस। अब मैं तुम्हें देता हूँ एक गिफ्ट, तुम्हें मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 की 21 की PDF जो कि नवनीत की तरफ से आती है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ गिफ्ट के रूप में, जो कि जिसकी PDF की लिंक आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ द कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में। और इस क्या बोल सकते हो
गिफ्ट को क्लेम करने के लिए आपको मुझे करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको गिफ्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।